हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले अपने डीएसटीएल का पेपर सॉल्यूशन सेक्शन नंबर सी। सेक्शन नंबर ए एंड बी को हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके सबसे पहले आप सेक्शन नंबर ए और बी को कवर कीजिए। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं अपने सेक्शन नंबर सी को। आज हम इस वीडियो में सेक्शन नंबर सी को कंप्लीट देखेंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन थर्ड का एक क्या पूछा गया था। लेट आर बी ए बाइनरी रिलेशन ऑन द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग जीरोज एंड वन। आर क्या है? हमारे एक बाइनरी रिलेशन है जिसके अंदर क्या है, जीरोज और वन के कॉम्बिनेशन की स्ट्रिंग है उसके अंदर। ठीक है, रिलेशन इन्होंने डिफाइन कर दिया है। सच दैट आर के अंदर से अगर हम दो एलिमेंट लेते हैं, ए कॉमा बी, अगर मैंने आर के अंदर से दो एलिमेंट लिए तो उनके ऊपर इन्होंने क्या कंडीशन बताई है कि ए और बी के अंदर नंबर ऑफ जीरो सेम होंगे। नंबर ऑफ जीरोज का मतलब अगर ए के अंदर दो जीरो हैं तो बी के अंदर भी कितने जीरो होंगे? नंबर ऑफ जीरोज दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। जब आपको बताना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और ये पोसेट है या नहीं, ये रिलेशन को आपको बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, पोसेट है या नहीं है। अब आपको ये कंडीशन पता चल गई कि इसका मतलब कि नंबर ऑफ जीरो सेम होंगे, वंस की यहाँ कोई बात नहीं हुई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। अब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, वो आपको पहले पता होने चाहिए। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप पहले वीडियो को जो वन शॉट ऑलरेडी अपलोडेड है आप वहाँ से जाके पहले चेकआउट करो, देन आप यहाँ से आओगे तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। तो सबसे पहले बात आती है हमारी रिफ्लेक्सिव की। अब रिफ्लेक्सिव हमारे क्या कहता है कि जो हमारा रिलेशन आर है उसके अंदर क्या डायगोनल्स पेयर होनी चाहिए, यानी ए हमारा बिलोंग करना चाहिए आर में। अब आप खुद सोचो कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। अब नंबर ऑफ जीरोस हमारे ए और बी स्ट्रिंग, अगर मैं कोई दो एलिमेंट ले लूँ ए कॉमा बी, ए और बी में हमारे नंबर ऑफ जीरो सेम है, तो इसका मतलब कि जो भी डायगोनल्स पेयर होंगे वो तो ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे, सेम नंबर ऑफ जीरोस इटसेल्फ। तो इसका मतलब क्या, ये मेरा रिफ्लेक्सिव है। अब आपको कैसे लिखना है? अब भाई ये है थ्योरी क्वेश्चन। अब आपको इसमें कैसे लिखोगे कि नंबर ऑफ जीरोज इसमें सेम है या कैसे है? ठीक है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको क्या लिखना है, मैं एक लिख के बता देती हूँ कि आपको कैसे लिखना है, बाकी आप खुद लिखना कि हमारे एक रिलेशन आर है वो रिफ्लेक्सिव है। हमने बोला ना कि रिफ्लेक्सिव है, क्यों है? क्योंकि एवरी स्ट्रिंग के अंदर अगर मैं ले लूँ, हर स्ट्रिंग के अंदर ए कॉमा ए, अगर मैं कोई भी दो एलिमेंट ले लूँ तो उसके अंदर क्या है, हमारे नंबर ऑफ जीरो सेम होंगे। नंबर ऑफ जीरो शुड बी सेम, नंबर ऑफ जीरो शुड बी सेम। तो इसकी वजह से हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो सेम है तो ए कॉमा ए तो हमारे रिलेशन के अंदर आएगा ही आएगा। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट क्या है हमारा रिफ्लेक्सिव, पता चल गया। देन उसने पूछा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की अगर मैं बात करूँ तो सिमेट्री की कंडीशन क्या होती है? सिमेट्रिक ये कहता है कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में तो बी कॉमा ए भी हमारा आर के अंदर बिलोंग करना चाहिए। अब आप देखो ए कॉमा बी, मतलब अगर आप सोचो कि ए है हमारा 0 0 1, यह है 0 0 1 1। अगर ये ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा ए बिलोंग करेगा या नहीं करेगा? ऑलरेडी बिलोंग करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस तो ए और बी या बी और ए में सेम ही होंगे। तो इसका मतलब क्या, ये हमारा सिमेट्रिक भी है। थर्ड हमारा क्या आता है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है? ट्रांजिटिव हमारे क्या कहता है, ट्रांजिटिव हमारे ये कहता है अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में और बी कॉमा सी भी कर रहा है आर में, तो ए कॉमा सी भी हमारा बिलोंग करना चाहिए आर में। ठीक है, ए कॉमा सी भी हमारा आर के अंदर बिलोंग करना चाहिए। अब ए और बी की जो कंडीशंस है वो क्या है, नंबर ऑफ जीरोस इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। तो ए और सी तो ऑलरेडी हमारा बिलोंग करेगा, करेगा नहीं करेगा? क्योंकि हाँ जो ये कंडीशन है कि नंबर ऑफ जीरो सेम होंगे, आप उससे पता लगा सकते हो कि ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है या रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो इसका मतलब क्या, ये हमारा ट्रांजिटिव भी है। अब यहाँ आती है बात पोसेट की। अब पोसेट के अंदर क्या कंडीशन होती है? ये सब तो होती है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। उसके अंदर एक कंडीशन एक्स्ट्रा होती है जो कि होती है हमारी एंटी सिमेट्रिक कंडीशन। एंटी सिमेट्रिक कंडीशन हमारी क्या कहती है कि ए कॉमा बी अगर बिलोंग कर रहा है आर में, ए कॉमा बी हमारा ए बिलोंग कर रहा है आर में एंड बी कॉमा ए भी बिलोंग कर रहा है आर में, वो जब ही करेगा जब ए इक्वल्स टू बी होंगे। अब ए इक्वल्स टू बी का मतलब क्या है कि ए और बी की जो वैल्यूज़ होंगी वो सेम होंगी। अब ये वैल्यूज़ की बात हो रही है। अब यहाँ हमने देखा कि ए की वैल्यू 0 0 1 है और बी की वैल्यू 0 0 1 1 हो सकती है, नहीं हो सकती है। अब इसमें नंबर ऑफ जीरोस तो ठीक है सेम है, बट नंबर ऑफ वंस तो यहाँ हमें पता ही नहीं, इसमें ज़्यादा हो सकते हैं, इसमें कम हो सकते हैं। मे और मे नॉट कंडीशन हो गई। हो भी सकता है कि इन दोनों में जो वन सेम है, लाइक दोनों स्ट्रिंग हमारी जो हमने ले ली वो दोनों सेम हो।
बट यहाँ कंफर्म नहीं है कि नंबर ऑफ वंस जो होंगे ए और बी में वो सेम होंगे। इसका मतलब ये एंटी सिमेट्रिक कंडीशन को फॉलो नहीं करता। तो ये क्या है, ये हमारा पोसेट नहीं है। तो आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि वो हमारा पोसेट नहीं है। रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है, बट वो पोसेट नहीं है क्योंकि वो एंटी सिमेट्रिक की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। समझ आ गया आपके एंटी सिमेट्रिक की कंडीशंस क्या होती है? आई होप आपको क्लियर होगा ये क्वेश्चन। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपसे क्या पूछा, D42 को लैटिस प्रूफ करना है और डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस को के बीच में कंपेयर करना है, यानी डिफ्रेंशिएट करना और उनके एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना है कि ये होते क्या है। अब भाई हम थ्योरी क्वेश्चंस नहीं करेंगे, ये मैं ऑलरेडी वीडियो में काफ़ी अच्छे से कवर करा चुकी हूँ कि कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस क्या होते हैं। तो ये हम बेसिकली जो न्यूमेरिकल पार्ट्स हैं उसको कवर करेंगे। थ्योरी पार्ट्स आप नोट्स में से कवर कर लें या मेरी जो वन शॉट ऑलरेडी अपलोडेड आप वहाँ से जाके इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, D42 डिवाइड के साथ बताने की वो लैटिस है, प्रूफ करना है। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड का भी D42 किस ऑपरेशन क्या है, यानी डिवाइड के साथ हमें बताने की ये लैटिस है। अब D42 के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे। एलिमेंट्स क्या कौन कौन से आएंगे, जो 42 से 42 को डिवाइड करता है उसके मल्टीपल्स हैं, वही हमारे D42 रिलेशन के अंदर एलिमेंट्स आएंगे। तो एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 2 3 6 7 14 एंड देन 14 के बाद क्या होगा 21 देन 42। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जो D42 के अंदर आएंगे। अब हम इसको लैटिस प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, सबसे इजी मैंने आपको क्या बताया था, हैशर डायग्राम। आप हैशर डायग्राम का यूज़ करके सिंपली देख के बता सकते हैं कि हमारा लैटिस है। ठीक है, हमें तो प्रूफ ही करना है कि लैटिस है, तो लैटिस प्रूफ करने के लिए आपको हैशर डायग्राम से आप बहुत इजीली प्रूफ कर सकते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि सबसे पहले जब हम लैटिस बनाते हैं तो सबसे बॉटम में कौन सा लेंगे, सबसे छोटा एलिमेंट। सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, 1। अब 1 को देखेंगे, 1 को कौन कौन डिवाइड करता है, 7 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है और 3 डिवाइड करता है। अब 3 को देखेंगे, 3 को कौन डिवाइड कर देगा, हमारा 6 कर देगा, देन 21 कर देगा। 2 को देखेंगे, 2 को कौन डिवाइड करेगा, हमारा ऐसा एलिमेंट लेंगे जो 2 और 7 को दोनों को डिवाइड कर दे, तो 7 2 जा 14, 2 7 जा 14। अब इन सबको कौन डिवाइड करा है, हमारा 42। ठीक है, क्योंकि डिवाइड के साथ है तो डिवाइड के साथ आपको देखना पड़ेगा कि आप यहाँ ये जो मैपिंग कर रहे हो ये किस तरीके से कर रहे हो, ऐसे नहीं कर सकते कुछ भी। अब आप देख रहे हो डिवाइड के साथ पूरा फॉर्म कर रहा है ये हमारा लैटिस, कि 1 7 2 3 को डिवाइड कर रहा है, 7 2 14 को, 3 2 6 और 21 को, ये तीनों एलिमेंट 42 का। अब आप हैशर डायग्राम को देख के बताओ कि हमारा लैटिस है या नहीं है। अब आप किसी भी एलिमेंट का लीस्ट अपर बॉन्ड या ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड आप निकाल के देख लो तो वो एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इसके अंदर पहली बात तो लीस्ट अपर बॉन्ड ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड पहले ही एग्जिस्ट करे 42 एंड 1। तो इसका मतलब क्या, ये हमारा लैटिस है क्योंकि हर पेयर ऑफ एलिमेंट का GLB एंड LUB एग्जिस्ट करा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 16 और 14 ले लूँ, 6 और 14 ले लूँ, तो इसका अगर मैं ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड की बात करती हूँ, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड 6 और 14 में क्या होगा, इन दोनों को ऐसा कौन सा छोटा एलिमेंट है जो डिवाइड करता है, छोटा है 2,1। अब उसमें से भी हमें ग्रेटेस्ट लेना है, तो ग्रेटेस्ट कौन सा होगा, हमारा 2। तो इसका GLB क्या होगा, 2। अगर मैं LUB की बात करूँ 6,14 की, तो वो क्या होगा, हमारा 42 की सबसे मैक्सिमम एलिमेंट जो इसको डिवाइड करता हो, तो 42। इसका मतलब हर पेयर ऑफ एलिमेंट के लिए आप, मैंने या 6 और 14 के लिए चेक करा, आप किसी भी एलिमेंट के लिए चेक कर लो तो हर एलिमेंट के लिए ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड और लीस्ट अपर बॉन्ड एग्जिस्ट करा है। इसका मतलब क्या है, ये हमारा लैटिस है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। अब ये मैंने आपको बताया कि आप नोट से कर लें जो थ्योरी पार्ट क्वेश्चन है। अब आपको क्या बताने का सॉल्यूशन देख लें। सबसे पहले आपको जो भी फंक्शन गिवन है आप वो लिख दीजिए। f(x) की वैल्यू क्या है, 3x² + 2 एंड देन g(x) की वैल्यू क्या है आपकी 7x - 5 एंड h(x) की वैल्यू क्या है आपकी 1/x। अब सबसे पहले आपको क्या पूछा है, f ऑफ g ऑफ h ऑफ x, आपको ये पूछा है ना। अब आप यहाँ सबसे पहले क्या करोगे, जो भी ये x है वो सब पहले h के पास जाएगा, देन जो फिर g के पास जाएगा, देन f के पास जाएगा। अब सबसे पहले f ऑफ g ऑफ h का मतलब क्या है, ठीक है, f ऑफ g ऑफ h का मतलब क्या है। देन सबसे पहले हम देखेंगे f ऐसी रहेगा, जी ऐसी रहेगा, एक्स सबसे पहले किसके पास जाएगा, एक्स के पास चला गया, ठीक है। अब HX की वैल्यू हमें पता है, HX की वैल्यू क्या है 1/x। अब आप यहाँ रख दो f ऑफ g ऑफ 1/x, ठीक है, 1/x ही तो होगा क्योंकि GX की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। देन जी
अब हम इसको 1/x को x ट्रीट करेंगे, जी एक्स में क्या, जी एक्स की वैल्यू क्या है 7x माइनस 5। अब x की जगह हमें क्या रखना, 1/x। अब आप जब x की जगह 1/x रखोगे तो क्या हो जाएगा, 7/x माइनस 5। अब आप यहाँ रख दो, f ऐसी रहेगा, जी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/x माइनस 5। अब f ये रहा, अब इसको आप पूरा ट्रीट कैसे करोगे, x, एफ एक्स की वैल्यू क्या है 3x² + 2, 3x² + 2। अब x की जगह आप क्या रख दोगे 7x/5, तो 3 × 7x/5 का होल स्क्वायर एंड +2। अब यहाँ आप किस कैसे सॉल्व करोगे, 3 ऐसे रहेगा, a - b का होल स्क्वायर, तो वो क्या होगा a² 7/x का होल स्क्वायर प्लस b² 25 माइनस 2a × b। ठीक है, देन +2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका आंसर क्या आएगा, 147/x² माइनस 210/x प्लस 77। आई होप आपको क्लियर होगा कि हमने क्वेश्चन कैसे करा। अब आपको इसमें काफ़ी सारे पार्ट पूछे थे, तो पहला पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट, आप वीडियो को पॉज करो और खुद से करने के लिए ट्राई करो। अब क्या है, g ऑफ x, सबसे पहले मैंने आपको बताया, ये पहले इस g के पास जाएगा x, देन इस वाले के पास जाएगा। अब gx की वैल्यू क्या है, आप लिख लीजिए यहाँ, gx की वैल्यू क्या है आपकी 7x माइनस 5। ठीक है, अब g ऐसी रहेगा, g ऑफ x। ठीक है, g ऑफ x, पहले x अंदर ये वाले g के पास चला गया। अब g ऑफ x की वैल्यू पता है आपको क्या है, 7x माइनस 5। अब इसको कैसे ट्रीट करोगे आप, पूरे x की तरफ, g ऑफ x। अब 7x माइनस 5 है, तो x की जगह हम क्या रख देंगे, 7x माइनस 5 और माइनस 5। जब आप इसको सॉल्व करोगे कि वो क्या गया, 49x माइनस 40। ठीक है, क्लियर है आपको। अब आपको थर्ड वाला क्या था, थर्ड वाला आपको पूछा था g ऑफ h ऑफ x। ठीक है, सबसे पहले x किसके पास जाएगा, gx के पास, h के पास, g तो ऐसे रहेगा hx की वैल्यू क्या है हमारी 1/x। अब x को आप 1/x को कैसे ट्रीट करोगे आप, x की तरफ, g ऑफ x की वैल्यू हमारी क्या थी 7x माइनस 5। x की जगह हम क्या रख देंगे 1/x, x की जगह हम क्या रख देंगे 1/x, तो हमारा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 7/x माइनस 5। आई होप आपको क्लियर होगा कि ये क्वेश्चन हमने किस तरीके से सॉल्व किया। तो फोर्थ भी कर लिया हमने, थर्ड भी कर लिया। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर, ये वाला जो है ना, जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का बी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का ए क्वेश्चन क्या पूछा गया, आपको कुछ क्या गिवन है, स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको उसकी वैलिडिटी चेक करनी है। अब जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, हर स्टेटमेंट को एक वेरिएबल से असाइन करना है, देन उनकी हेल्प से आपको क्या बताना है, अपने प्रेडिकेट्स जो प्रीमाइसेस है उनको बनाना है। अब किस तरीके से सबसे पहले हम बनाएंगे, तो क्वेश्चन नंबर हम क्या कर रहे हैं 5 का ए का सॉल्यूशन देख रहे हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इफ़ देयर वाज अ बॉल गेम। इफ़ देयर वाज अ बॉल गेम को मैंने एक वेरिएबल असाइन कर दिया बी, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देयर वाज अ बॉल गेम, देयर वाज अ बॉल गेम। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, ट्रैवलिंग वॉज डिफिकल्ट। मैंने एक वेरिएबल टी ले लिया जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ट्रैवलिंग वॉज डिफिकल्ट। क्या लिखेंगे, ट्रैवलिंग वॉज डिफिकल्ट। ठीक है, देन क्या लिखा हुआ, ट्रैवलिंग वॉज डिफिकल्ट इफ दे अराइव ऑन टाइम। दे अराइव ऑन टाइम मैंने ए ले लिया जो रिप्रेजेंट कर रहा है दे अराइव्ड ऑन टाइम, दे अराइव्ड ऑन टाइम। देन क्या लिखा है, दे अराइव्ड ऑन टाइम, देन ट्रैवलिंग वॉज नॉट डिफिकल्ट, वो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दे अराइव ऑन टाइम, देयरफॉर देयर वाज नो बॉल गेम। तो देयरफॉर के बाद जो भी लिखा हुआ था वो आपका क्या होता है, कंक्लूजन होता है। तो आपको कंक्लूजन क्या गिवन है, देयर वॉज नो बॉल गेम। नो बॉल गेम, हमने बॉल गेम को क्या माना बी, नो बॉल गेम का मतलब क्या है, नेगेशन बी। ये आपको क्या हुआ, ये आपने सबसे पहला स्टेप कर लिया। उसके बाद आपको क्या बताना है, इनके प्रीमाइसेस बताने हैं। अब प्रीमाइसेस हम किस तरीके से बताएंगे, अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, देयर वॉज अ बॉल गेम। देयर वॉज अ बॉल गेम को हमने किस वेरिएबल को असाइन किया हुआ, बी। देयर वॉज अ बॉल गेम, देन मैंने आपको बताया देन आता है जब भी आप क्या यूज़ करोगे इस वाले प्रेडिकेट लॉजिक का, तो हमने क्या बना दिया देन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है देन। ट्रैवलिंग वॉज डिफिकल्ट, ट्रैवलिंग वॉज डिफिकल्ट यानी टी, तो ये हमारा पहला प्रीमाइसिस हो गया। सेकंड क्या बनाएंगे, इफ़ दे अराइव ऑन टाइम। इफ़ दे अराइव ऑन टाइम यानी ए, देन यानी दिस, ये वाला। ट्रैवलिंग वॉज नॉट डिफिकल्ट, ट्रैवलिंग वॉज नॉट डिफिकल्ट का मतलब है नेगेशन टी। ट्रैवलिंग वॉज डिफिकल्ट टी, नॉट ट्रैवलिंग डिफिकल्ट है तो टी, ट्रैवलिंग डिफिकल्ट नहीं है तो नॉट टी। ठीक है, हमारा
सेकंड वाला प्रीमाइसिस हो गया। देन फिर क्या लिखा हुआ है, दे अराइव ऑन टाइम। दे अराइव ऑन टाइम क्या है, दे अराइव ऑन टाइम हमने किस वेरिएबल का साइन किया हुआ है, 1 को। अभी हमारा पहला प्रीमाइसिस हो गया, ये दूसरा भी, ये तीसरा। अब इनका यूज़ करके आपको क्या निकालना, कंक्लूजन निकालना, चेक करना है कि ये जो आर्ग्यूमेंट है वो वैलिड है या इनवैलिड है। अब सबसे पहले हम कौन सा लेंगे, 3 वाला और 2 वाला ले लेंगे। मैंने आपको बताया था कि इन्फरेंसेस रूल में आप 2 रूल याद कर लीजिए, मोडस पोनेंस और मोडस टोलेंस। मोडस पोनेंस क्या कहता है कि P एंड P इम्प्लाइज Q, तो आपका कंक्लूजन क्या आ जाएगा, आपका Q आ जाएगा। मोडस टोलेंस क्या कहता है, नॉट P, P इम्प्लाइज नॉट Q, तो आपको क्या आंसर आएगा, नॉट P आएगा। हमें सेकंड और थर्ड वाला ले लिया, सेकंड और थर्ड यूजिंग प्रीमाइसिस, यूजिंग सेकंड एंड थर्ड। सेकंड और थर्ड का यूज़ करके ए इम्प्लाइज नॉट टी, तो आप इसमें देखो कौन सा लगेगा, फर्स्ट वाला लगेगा कि सेकंड वाला लगेगा, हम कौन सा लगेगा, मोडस पोनेंस यानी फर्स्ट वाला। तो यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा हमारा, नॉट टी। बाय यूजिंग, आप लिखोगे बाय यूजिंग द मोडस पोलेंस, हम कह सकते हैं कि इसका कंक्लूजन क्या आ जाएगा, नॉट टी आ जाएगा। अब नॉट टी हमें यहाँ से मिल गया आंसर। अब हमारा क्या बचा, हमारा फर्स्ट वाला बचा, फर्स्ट वाला ही तो बचा, तो नॉट टी, बी इम्प्लाइज टी। ठीक है, अब ये हमारा क्या हुआ, बी इम्प्लाइज टी। अब यहाँ हम यूजिंग मोडस टोलेंस का यूज़ करके, तो हमारा क्या आ जाएगा, नेगेशन भी आएगा। अब जब ये हमारा नेगेशन भी आएगा तो हमारा आर्ग्यूमेंट क्या है, वैलिड है, क्योंकि इसका कंक्लूजन भी हमारा क्या आया था, नेगेशन भी आ रहा था। आई होप आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के बी की बात करते हैं। 5 के बी में हमें 2 क्वान्टिफायर्स गिवन है, उससे पहले हमें बताने क्वान्टिफायर्स होते क्या, देन आगे के क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको दोनों क्वांटिफायर्स पता होने चाहिए। ये जो हमारा होता है, ये क्वांटिफायर्स होता है हमारा यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स। क्या बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। अब जब ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर से ये हम कब यूज़ करते हैं, ये हम यूज़ करते हैं जब भी हमारे ये रिप्रेजेंट करता है फॉर ऑल, जब भी हमारे फॉर ऑल की बात हो रही है, या हम फॉर एवरी की बात करें, तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, हम वहाँ यूज़ करते हैं हमारा यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स। दूसरा हमारा होता है ये एक्सेंशियल क्वांटिफायर्स, एक्सेंशियल क्वांटिफायर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, एक्सेंशियल क्वांटिफायर्स। अब भाई एक्सेंशियल क्वांटिफायर्स को हम कब यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं जब भी देयर एग्जिस्ट की बात होती है, देयर एग्जिस्ट और फोर सम, देयर एग्जिस्ट या फोर सम की जब भी हमारा बात होती है, तो ये हम यूज़ करते हैं एक्सेंशियल क्वांटिफायर्स का। ठीक है, और ठीक है, अब सबसे पहले आपको पता चल गया कि दोनों क्वांटिफायर्स क्या होते हैं। इन दोनों क्वांटिफायर्स का आपको यूज़ करके इन कुछ स्टेटमेंट्स को चेक करना है। नेक्स्ट क्या है, देयर इज सम हु गॉट एन ए इन द कोर्स, कन्वर्ट द सेंटेंस। आपको इस सेंटेंस को प्रेडिकेट लॉजिक में कन्वर्ट करना है। अब आप इस सेंटेंस को प्रेडिकेट लॉजिक में कन्वर्ट करेंगे, किसकी हेल्प से करेंगे, जो भी आपको ये गिवन होते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर और एक्सेंशियल क्वांटिफायर्स की हेल्प से आप इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब ये जो है हमारा ये थ्योरी क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको वैसे तो बता दिया, बट अगर आपको इन डिटेल में देखना है तो आपको वन शॉट में जाके वो देखना पड़ेगा, तब आपको वो चीज़ क्लियर होगी। अब क्या है आपका, इसको आपको कन्वर्ट करना है, प्रेडिकेट लॉजिक में कन्वर्ट करना है क्वांटिफायर्स का यूज़ करके। सबसे पहले हम ले लेते हैं, अब हम इसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले लेट हम कर लेते हैं कि गॉट, उसे क्या मिला है, ए, कोर्स ए मिला है, किसको मिला है, एक्स और कोर्सेज। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारा एक्स है, इसका मतलब क्या है कि एक्स को क्या मिला है, गॉट एन ए कोर्स। अब हम इसको रिप्रेजेंट कर दें कि एक्स को हमारा क्या मिला है, कोर्स ए मिला है। सबसे पहले वही तो गिवन है, वही तो बोला है कि देयर इज समवन, कोई है जिसको ए कोर्स मिला था। मैंने मान लिया कि जो एक्स है उसको मिला है हमारा ए कोर्स। अब जो हमारा क्या है, समवन, देयर इज समवन, समवन की बात हो रही है। मैंने आपको बताया समवन में कौन सा प्रेडिकेट यूज करते हैं हम, एक्सेंशियल क्वांटिफायर्स। तो बस अब आप इसको कन्वर्ट कर दें कि किस तरीके से करेंगे, समवन मतलब एक्सेंशियल क्वांटिफायर्स। समवन हु गॉट एन ए इन द कोर्स, समवन हमने किसको मान लिया, एक्स को, कि कोई है एक्स जिसको क्या मिला है हमारा, गॉट कोर्स ए मिला है। क्या मिला है, कोर्स ए मिला है। बस हो गया कन्वर्ट। समझ आ गया आपको कि गॉट ए एक्स कॉमा कोर्सेज, सिंपल। सबसे पहला आपसे जो ये पूछा था। फिर क्या पता, प्रूव द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट, ऑल मैन आर मॉर्टल, स्कॉटिस इज मैन, देयरफॉर स्कॉटिस इज मोरल। ये आपको मॉर्टल, ये आपको क्या करना है, प्रेडिकेट लॉजिक का यूज करके आप अब आपको इसको करना है। ये समझ आया आपको कैसे करना है। जब भी आएगा तो आपको देखना है समवन की बात हो रही है, यानी एक्सेंशियल क्वांटिफायर्स की बात हो रही है। तो एक्सेंशियल क्वांटिफायर समवन एक्स है जिसको क्या मिला है, गॉट क्या मिला है, ए कोर्स मिला है, एक्स कॉमा कोर्सेज। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसे आर्ग्यूमेंट को प्रूफ करने के लिए अब हम देख लेते हैं कि हमारे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको क्या 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 है। हमारा पहला पहला क्या है, ऑल मैन आर मोर्टल, ऑल मैन, ऑल मैन आर मोर्टल।
ठीक है, पहला हो गया। दूसरा क्या है हमारा, स्कॉटिश आर मैन, स्कॉटिश इज अ मैन, स्कॉटिश इज अ मैन। देन देयरफॉर आपको थर्ड कंक्लूजन गिवन है कि देयरफॉर स्कॉटिश क्या होंगे, मोर्टल होंगे। ये आपको 3 स्टेटमेंट गिवन है, आपको इनको ही प्रूफ करना है। सबसे पहले इनको ट्रांसलेट करते हैं लॉजिक और प्रेडिकेट लॉजिक में। तो सबसे प्रेडिकेट लॉजिक में हमने क्या करा कि एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, मैन, कि इसका मतलब क्या है, ये एक्स क्या है हमारा, मैन, एक्स इज अ मैन। फर्स्ट ये तो एक्स इज अ मैन हमने मान लिया। एक हम डी ले लेंगे, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या है, एक्स क्या है हमारा, मोर्टल है। ठीक है, अब ये रिप्रेजेंटेशन आपको पहले पता होनी चाहिए, हम इतनी डेप्थ में नहीं जाएंगी वरना हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। एस क्या डिनोट करा है, एस क्या है हमारा, ये क्या है, स्कॉटिश, ये क्या है हमारा, स्कॉटिश। अब आपको इसकी हेल्प से, इन तीनों प्रीमाइसेस की हेल्प से आपको क्या करना है, कंक्लूजन रिटर्न करना है। अब हम इनको किस में करेंगे, अब हम इनको प्रेडिकेट लॉजिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या गिवन है, ऑल मेंस आर मोर्टल, ऑल मेंस आर मोर्टल पहला है हमारा, यही तो था हमारा पहला कि ऑल मेंस आर मोर्टल। तो अब हम इसको प्रेडिकेट लॉजिक में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या है, ऑल मेंस आर मोर्टल, इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारे ऑल की बात हो रही है, ऑल यानी यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स, जो एक्स हैं वो क्या है, जो हमारे मैन है सारे, वो क्या है, जो मैन है वो कैसे है हमारे, मोर्टल है। तो पहला स्टेटमेंट हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, प्रेडिकेट लॉजिक में कन्वर्ट कर लिया। सेकंड क्या है, स्कॉटिश इज अ मैन, स्कॉटिश इज अ स्कॉटिश, यही तो लिखा है, ऑल मैन्स आर मोर्टल पहला कन्वर्ट कर लिया। देन स्कॉटिश इज अ मैन, स्कॉटिश इज अ मैन, स्कॉटिश इज अ मैन। अब आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे कि जो भी सारे मेंस हैं वो कैसे हैं, स्कॉटिश है, स्कॉटिश है। ठीक है, यही तो। और आपका कंक्लूजन क्या है, आपको प्रूफ करना है कि जो भी मोर्टल हैं वो सारे क्या हैं, स्कॉटिश हैं। ठीक है, अब आप इनको भाई कन्वर्ट कैसे करोगे, यहाँ कन्वर्जन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आपको कुछ इनके रूल्स पता होने चाहिए। एक रूल्स होता है यूनिवर्सल इंस्टेंटेनियस, इसमें हम कौन सा रूल यूज़ करेंगे हमारा, या आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकेंड मान लीजिए, और ये हमारा कंक्लूजन है। इसके अंदर आप यूनिवर्सल यूनिवर्सल इंस्टेंटेशंस इंसर्टेशंस जो है हमारा, उसका रूल्स का यूज़ करेंगे। वो क्या करता है, जो भी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसमें से आप क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे एक्स को एस से। ये बोलता है कि जो भी आपकी सब्स्टिट्यूशन जब आप करते हैं तो जो रिवर्स वाला है उसमें आप उसको क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। जब आप इसको रिवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा क्या कन्वर्ट हो जाएगा कि मैन जो है वो सारे क्या है, स्कॉटिश है। ये क्या कह रहा है कि जो भी सारे मैन है वो मोर्टल हैं। तो अब हम इसको जब यूनिवर्सल इंस्टेंटेनियस में एक्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे किससे, एस से, तो इसे क्या कन्वर्ट हो जाएगा कि जो भी सारे मैन हैं वो क्या है, स्कॉटिश है। और जो और मोर्टल क्या है, मोर्टल भी हमारे स्कॉटिश है। यही तो है कि एक्स को हमें किससे रिप्रेजेंट, एक्स को किससे सब्स्टिट्यूट करना है, एस से। तो बस एस की जगह आप एस कर दो, स्कॉटिश कर दो। समझ आ गया आपको यूनिवर्सल इंस्टेंटेनियस का हमने किस तरीके से यूज़ करा। अब इक्वेशन सेकंड और जो हमारी इक्वेशन थर्ड है, अब आप इसको देखो। यहाँ से हमारा क्या हुआ, इक्वेशन सेकंड क्या है हमारा, मैंस क्या है, स्कॉटिश है। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड। और इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है कि मैन जो है हमारा स्कॉटिश है, और मोर्टल क्या है हमारे, मोर्टल भी हमारे क्या है, स्कॉटिश है। अब आप यहाँ देखो, यहाँ हम कौन से प्रेडिकेट्स लॉजिक का यूज़ करेंगे, जो भी अभी आपने पढ़ा है। और अब आप मुझे बताओ, लॉ ऑफ पोनेंस के लिए लॉ ऑफ टॉलरेंस का किसका यूज़ करेंगे, यहाँ हम यूज़ करेंगे लॉ ऑफ पोनेंस का। क्योंकि लॉ ऑफ पोनेंस क्या कहता है कि पी इम्प्लाइज क्यू, तो आपका कंक्लूजन क्या आता है, क्यू। तो यहाँ से जो आपका कंक्लूजन क्या आएगा, कंक्लूजन आएगा कि मोर्टल क्या है हमारे, स्कॉटिश है। आपको वही तो प्रूफ करना था कि जो आपके मोर्टल है वो स्कॉटिश है, देयरफॉर मोर्टल आर स्कॉटिश। आई होप आपको क्लियर होगा। ये वाले क्वेश्चंस जो होते हैं ना, ये आपको अगर आपका इन दोनों में चॉइस आती है तो मैं हमेशा प्रेफर करूंगी तो कि आप वैलिडिटी वाले क्वेश्चन को करें, क्योंकि इसमें आप फंस सकते हैं। यहाँ तो ये बन गए, जब भी क्वान्टिफायर्स की बात होती है, क्वान्टिफायर्स में काफ़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूँ तो वो हमारा क्या है, हमारा थ्योरी क्वेश्चन है। आपको बताना है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, मोनोइड, सेमी ग्रुप, ये सब क्या होते हैं। ये आप नोट्स में से जाके एक बार पढ़ लोगे या वन शॉट देख लोगे तो आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब 6 की बी की तरफ चलते हैं। आपको एक ग्रुप जी ग्रुप गिवन है, आपको क्या गिवन है, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूल 7, और आपको ये 4 चीज़ें सॉल्व करनी है। तो अब तब भी मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन सेक्शन नंबर बी में भी आया था, तो आपको इसको किस तरीके से करना मैंने आपको जब भी बताया था। सबसे पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 6 का हम बी देखेंगे। तो सबसे पहले आप क्या बनाते हो, 6 का बी टेबल बनाते हो। ठीक है, टेबल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ग्रुप के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 3 4
5 6, 1 2 3 4 5 6। आपको यहाँ क्या लिखना होता है, ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन। मोड 7 का मतलब क्या है कि जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे, जब भी 7 से ज़्यादा वैल्यू हो जाते हैं, लाइक 8 आ जाते हैं, 9 आ जाते हो, तो उस टाइम आप क्या करोगे, 7 से डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर आएगा वो आप लिखोगे। देन आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल बनानी है, इन्वर्स पूछा है, ऑर्डर पूछा है, साइक्लिक ग्रुप बताना है। तो सबसे पहले आप मल्टीप्लाई कर लो। 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यूज आएंगी, 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत नहीं। 2 में करोगे 2 4 3 2 जा 6, 4 2 जा, देखो जैसे 4 2 जा 8 आ गया। अब 8 का आप मोड निकालोगे 7 के साथ, तो क्या आएगा हमारा 1 आएगा। तो यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से 5 2 जा 10, फिर आप 10 मोड 7 निकालोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। देन यहाँ आएगा 5, आप 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 9 आएगा। तो 9 मोड निकालोगे, आप क्या निकालोगे, 9 मोड 7, तो यह आपका क्या आएगा, 2 आएगा। अब आप इसी तरीके से इस टेबल को कंप्लीट करो, ठीक है। फिर यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 4, देन यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 1, देन 5 2 6 3, देन यहाँ 5 3 1 6 4 2, देन यहाँ क्या आएगा 6 5 4 3 2 1। ये आपकी क्या बन गई, पहला मल्टीप्लिकेशन टेबल बन गई। क्लियर है आपको किस तरीके से बनी। जब भी मोड 7 का मतलब क्या करेंगे, जब भी 7 से ज़्यादा वैल्यू आएगी हमारी मल्टीप्लिकेशन में, तो हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको लिख देंगे। सेकंड पूछा इनवर्स। इनवर्स क्या होता है, मैंने आपको तब भी बताया था, ए इंटू इनवर्स क्या होता है, ई होता है। तो ई क्या है, यहाँ आइडेंटिटी क्या है, यहाँ 1 है। तो आप चेक कर लो क्या कहाँ कहाँ 1 है। ये रहा 1 हमारा, इसमें क्या है, ये रहा 1, यहाँ क्या, ये रहा, यहाँ है हमारा आइडेंटिटी, यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट है यहाँ। अब 2 का इन्वर्स पूछा, 2 का इन्वर्स क्या है, 2 का देखो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, यहाँ 1, जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग है वो क्या हो गया, उसका इन्वर्स। तो 2 का इन्वर्स क्या हो गया हमारा, 4। देन आपसे पूछा 3 का इन्वर्स, तो 3 के इन्वर्स में क्या, आप देखो 3 का कॉरस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी एलिमेंट ये रहा, तो 3 का इन्वर्स क्या हो गया हमारा, 3 का इन्वर्स क्या हो गया हमारा, 5। अब आपको किसका पूछा, 6 का इन्वर्स, 6 का इन्वर्स, 6 का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, यहाँ ये रहा 1, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, 6 ही है, तो इसका इन्वर्स क्या हो गया, 6। अब आपको ऑर्डर एंड सब ग्रुप बताना है जो जनरेटर हो 2 और 3 के। जनरेटर के लिए सबसे पहला जो जो है ना डी वाला, उसका चेक करो साइक्लिक ग्रुप के लिए। साइक्लिक ग्रुप के लिए सबसे मैंने आपको पहले बताया कि साइक्लिक ग्रुप के लिए आपको क्या चेक करना होता है कि कोई भी हम एलिमेंट ले, उसकी पावर बढ़ाते जाएं और वो एलिमेंट क्या कर दे, सारे जो ग्रुप के एलिमेंट हैं उनको जनरेट कर दे, तो हम उसको क्या बोलते हैं, जनरेटर। और अगर जनरेटर किसी ग्रुप के अंदर अप्लाई करता है तो हम उस यानी उस ग्रुप के अंदर कोई भी जनरेटर होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, वो ग्रुप कैसा है, साइक्लिक ग्रुप है। अब सबसे पहले आप 1 देख लो, 1 की तो कितनी पावर करोगी, 1 ही रहेगा। अब 2 देखो, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 4 4 आ जाएगा, 2 की वो सॉरी 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 को आप 7 से करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप 2 की पावर 4 करोगे तो आ जाएगा 16, 16 को आप 9 से करोगे नहीं, तो यहाँ फिर से 2 आ जाएगा, तो रिपीटेशन हो जाएगा। रिपीटेशन हमें नहीं करना। 2 की पावर 4 जब आप करोगे तो क्या आ जाएगा 16, जब मोड 7 करोगे इसका तो आपको क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 2, यानी यहाँ से दोबारा से रिपीटेशन अलाउ, रिपीटेट होने लगा। अब आप आगे करोगे ना, जैसे 2 की पावर 5 करोगे तो यहाँ आएगा आपका 4, तो ये सेम रिपीटेशन अलाउ होने लगा। इसका मतलब 2 क्या है, हमारा जनरेटर नहीं है। 2 के बाद क्या है, 3। अब आप 3 को चेक करो, 3 क्या है, 3 की पावर 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 9, 9 मोड 7 करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा 2 आएगा। देन 3 की पावर 3 करोगे, 3 की पावर 3 यानी 27, 27 मोड 7 करोगे तो यह क्या आ जाएगा, हमारा 6 आ जाएगा। 3 की पावर 4 जब आप करोगे तो 81 आएगा, 81 मोड 7 करोगे तो यहाँ आपका क्या आएगा, 4 आएगा। जैसे आप 3 की पावर 5 करोगे तो वो क्या आएगा, 243, फिर उसका 7 के साथ मोड करोगे तो वो क्या आएगा, आपका 5 आएगा। 3 की पावर 6 करोगे तो 729 आएगा, उसका आप मोड 7 के साथ करोगे तो ये क्या आएगा, आपका 1 आएगा। तो यानी 3 को जब हमने 6 पावर 6 तक ले गया, क्योंकि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उतनी उसकी पावर जाएगी, तो हमारे सारे एलिमेंट जो ग्रुप के सारे एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, उसने क्या कर दिया, सारे एलिमेंट को जनरेट कर दिया। इसका मतलब क्या है कि जी हमारा क्या साइक्लिक ग्रुप है, क्योंकि क्यों साइक्लिक ग्रुप है, क्योंकि 3 उसके अंदर जनरेटर जो हमारा सारे एलिमेंट को जनरेट करा है, इसलिए ये क्या है, हमारा साइक्लिक ग्रुप है। अब आपसे क्या पूछा था, सी वाले पर कुछ, जो आपका सी पार्ट है आप उस पर जाओगे। सी पे आपको क्या पूछा था, आपको बताना था ऑर्डर एंड सब ऑर्डर ऑफ 2 and 3। ऑर्डर एंड सब ऑर्डर हमारे किसी भी एलिमेंट के क्या होते हैं कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर सच दैट कि एलिमेंट की पावर अगर हम लाइक ए की पावर एन करते जाएं तो वो हमारे कौन कौन से एलिमेंट किस एलिमेंट तक हमारे ग्रुप के एलिमेंट को जनरेट करते हैं। अगर मैं 2 की बात करूँ तो 2 का ऑर्डर ऑर्डर और सब ग्रुप क्या होंगे, ऑर्डर एंड सब ग्रुप।
ऑर्डर क्या होगा, इसने ग्रुप के कितने एलिमेंट को जनरेट करा, 2 4 1, तो ऑर्डर क्या होगा हमारा 3। और सब ग्रुप क्या होगा, सब ग्रुप कौन कौन से एलिमेंट को जनरेट किया, 1 को किया, 2 को किया और 4 को किया। अब इन्होंने 3 का पूछा था, 3 का ऑर्डर क्या हो गया, इसने कितने नंबर ऑफ एलिमेंट को जनरेट करा, 6 के 6 एलिमेंट को। और उसका सब ग्रुप क्या होगा, जो जिस कौन कौन से एलिमेंट उसने जनरेट किए, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इन एलिमेंट को क्या किया उसने जनरेट किया है। आई होप आपको क्लियर होगा कि ये क्वेश्चन हमें किस तरीके से करना था। अभी जो थ्योरी क्वेश्चन है मैंने आपको पहले भी बताया, थ्योरी क्वेश्चंस आपको जाके वीडियो को चेकआउट करना है, वहाँ करना है। यहाँ हम न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे क्योंकि थ्योरी पोर्शन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। तो अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले आपको क्या पूछा, बायपैराटाइट और कंप्लीट ग्राफ को आपको क्या बताना है, डिफ्रेंशिएट करना है। फिर यहाँ थ्योरी क्वेश्चन आ गया तो वो आपको पता है कैसे करना है। अब आपको क्या करना है, K34 एंड K5 को आपको बताना है कि भाई ये प्लेनर ग्राफ क्यों नहीं है। अब सबसे पहले आपको प्लेनर ग्राफ पता होना चाहिए। प्लेनर ग्राफ क्या होता है, प्लेनर ग्राफ हमारे ऐसे ग्राफ होते हैं जो एक प्लेन में बने और कोई भी दो एजेस इस तरीके से क्रॉस ना करें, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो कैसा ग्राफ है हमारा, प्लेनर ग्राफ। अब क्वेश्चन नंबर 7 का ए में जो हमें गिवन है K34 3,4, ये 3 और 4 क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ वर्टिसेस। क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ वर्टिसेस। तो इसके नंबर ऑफ वर्टिसेस क्या है, एक 3 के पेयर में, एक 4 में, यानी 1 2 3, एक 3 में, एक क्या है 1 2 3 4। अब 3 से अब आप इनको क्या करोगे, कनेक्ट कर दोगे जैसे भी होंगे, ठीक है। एक ये सबसे होगा, ये भी सबसे होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये भी सबसे होगा, इसी तरीके से नीचे वाले होंगे। अब आप मुझे बताओ कि आप इस ग्राफ को, ये थोड़ा ऐसी गंदा सा बन गया, आप इसको अच्छे से बनाना। अब आप मुझे ये बताओ कि आप इस ग्राफ को क्या एक ऐसा बना सकते हो कि कोई भी एजेस एक दूसरे को क्रॉस ना करें, बन ही नहीं सकता। आप देख रहे हो कितनी क्रॉस कर रही है एक दूसरे को, कितना ही हम कर ले, कितनी बाहर से एजेस ले जाएं, इधर से ले जाएं, कहीं से भी ले जाएं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई ये हम जो है कोई भी एजेस एक दूसरे को क्रॉस ना करें, तो ये इसलिए नहीं है। अगर हम K5 की बात करें, K5 का मतलब है कितने वर्टिसेस है, 5, तो 1 2 3 4 और 5। जैसे आप इसको कनेक्ट करोगे ये एक स्टार टाइप का बन जाएगा, ठीक है, स्टार बन जाएगा। ये इससे कनेक्ट, ये इससे कनेक्ट, ये इससे कनेक्ट, ये इससे कनेक्ट और ये इससे कनेक्ट। अब आप इसको देखो, अगर मैंने इसको एक बार बनाने की कोशिश भी की, तो जैसे मैंने ये बना दिया 1 2 3 ये 4 5, अब मैंने क्या करा, ऐसे कर दिया, ठीक है। अब ये जो एजिज है, यहाँ से मैं यहाँ लेके चली गई, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ से इसे यहाँ ले। बट जब मैं यहाँ से ये वाली जो एजिज है, ये वाली जो एजिज है, तो यहाँ क्या, अगर मैं इसे बाहर से भी लेके जाऊँगी तो ये वाली एजिज क्रॉस कर जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ इसी ग्राफ को भी हम इस तरीके से नहीं बना सकते कि इसके कोई भी एजिज एक दूसरे को क्रॉस ना करें। तो इसलिए क्या है, ये हमारा प्लेनर ग्राफ नहीं है। आई होप आपको क्लियर होगा कि प्लेनर ग्राफ क्यों नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आपको शो करना है, K33 को लेकर। K33 जो है इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, बट जब भी ये प्लेनर नहीं है, तो आपको जब भी ये क्या है, इट इज़ अ नॉन प्लेनर, यानी प्लेनर नहीं है, तो आपको बताना है कि क्यों नहीं है। अब K33 का मतलब क्या है, इसके नंबर ऑफ वर्टिसेस अगर मैं पूछूं आपसे, तो नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने, 3 + 3 6 है, नंबर ऑफ वर्टिसेस 6 है। और नंबर ऑफ एजेस निकालूं, तो नंबर ऑफ एजेस क्या होती है हमारी, n क्या हमारा पहला नंबर, पहला m क्या है उसके सेकेंड वाला, तो 3 × 3 यानी 3 3 = 9, यानी नंबर ऑफ एजेस कितनी है इसके अंदर, 9। और अगर मैं इसकी इनइक्वालिटी, हमारी क्या इनइक्वालिटी जो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है, एजेस और वर्टिसेस के बीच में ही गिवन है, तो जब मैं इस इनइक्वालिटी को इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करूँगी, तो आप कीजिए, यहाँ एजेस कितने हमारी 9, ये क्या आएगा हमारे 3, वर्टिसेस कितने 6 -6। जब आप करोगे तो इस इनइक्वालिटी को वो क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। बट हम इसे नहीं कह सकते कि बस कि ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये प्लेनर है या नहीं है। अब हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, अब हमें एक आइलर्स फार्मूला जो होता है, आइलर्स फार्मूला का यूज़ करना पड़ेगा प्लेनर ग्राफ के लिए। अब वो आपको पता होना चाहिए, वो क्या होता है, V - E + R = 2। आर क्या होता है, नंबर ऑफ रीजन्स होते हैं। यहाँ से आप नंबर ऑफ रीजन्स निकालो, 6 - 9 + नंबर ऑफ रीजन्स = 2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो नंबर ऑफ रीजन्स यहाँ पे कितना आएंगे, यहाँ से 5 आएंगे। अगर मैं बात करूँ बायपैराटाइड ग्राफ की, तो बायपैराटाइड ग्राफ ये कहता है कि कोई भी जो रीजन होंगे, जो भी रीजन्स होते हैं, वो कम से कम एटलीस्ट 4 एजिस से वो कवर होंगे। मतलब जो एजिस होंगे वो कम से कम एटलीस्ट 4 एजिस से वो क्या होंगे, कवर होंगे। तो उसके जो रिलेशन एजिस, जो भी एजिस और रीजन के बीच में जो रिलेशन होता है, वो क्या होता है, वो हमारा होता है 2 ऑफ
एजिस ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ऑफ आर। अब एजिस कितनी है आपकी, एजिस कितनी है आपकी 9, 2 इंटू 9, और रीजन्स कितने आपके 5, 4 इंटू 5। जब आप इसको सॉल्व करोगे 18 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20। क्या ये सही है कि 18 बड़ा है 20 से? नहीं, 20 बड़ा है, तो यहाँ क्या है, ये फॉल्स है, यानी ये जो है इस कंडीशन पे फेल हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि K33 जो है आइलर्स फार्मूला जो प्लेनर ग्राफ का जो होता है, आइलर्स फार्मूला फॉर प्लेनर ग्राफ, उसको सेटिस्फाई नहीं करती। तो इसलिए ये हमारा क्या है, ये हमारा नॉन प्लेनर है। K33 हमारा क्या है, नॉन प्लेनर है। आपको क्लियर है? अब ये जो प्रूफ आते हैं ये आपको सबसे पहले पता होने चाहिए किस तरीके से हम प्रूफ करने। अगर ये प्रूफ आपने नहीं किया होगा तो आप नहीं कर पाओगे, आप कहाँ तक सोचोगे। तो प्रूफ आप ज़रूर करें। और आई होप आपको क्लियर होगा। यहाँ जो हमारा पेपर सॉल्यूशन सेक्शन नंबर सी है ये हमारा कंप्लीट होता है। हमने पूरा पेपर सॉल्यूशन देखा 2023-24 का। आई होप आपको क्लियर होगा, आपको समझ आया होगा कि क्वेश्चन हमारे किस तरीके से पूछे जाते हैं, हमें कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करना और कितना टाइम किस क्वेश्चन को लेना है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप ज़रूर कीजिए। आपको टेलीग्राम चैनल पर मैंने DPP भी गिवन है, आपको यूनिट वाइज आप उन DPP को सॉल्व करें, क्वेश्चन पेपर करें और वन शॉट कर लें, तो आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।